नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूनिक ई लीडर चैनल में। और हमारा प्रतीक्षित जो इंटरव्यू हम मान सिंह जी किंसरिया के साथ में करने वाले थे, आज हमें उसका समय मिल गया है। सर ने हमें उसके लिए समय दिया। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। नमस्कार, धन्यवाद आपका भी। सर, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों के लिए भी और आपके लिए भी ये बताना चाहूँगा कि हम एज सच कोई पॉलिटिकल इंटरव्यू नहीं करते हैं। हमारा जो उद्देश्य है ई लीडर में वो ये रहता है कि एक व्यक्ति अपने जिस फील्ड में भी आगे बढ़ गया है उसके इतर भी उसके जीवन के बहुत सारे पहलू होते हैं, और हमारा जो प्रयास रहता है वो ये रहता है कि वो जो उसके व्यक्तित्व के दूसरे पहलू हैं जिससे आम जनता अनभिज्ञ रह जाती है, क्योंकि न तो कभी कोई पूछता है, न किसी को उसके अंदर में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। हम वो चीज़ों को कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन में इतना जो तरक्की करी है, जो उन्नति करी है, उसके पीछे उसके कुछ सॉलिड संस्कार या कुछ उसका अनुशासन जरूर पीछे रहा होगा। तो जो हमारे खास तौर से नवयुवक मित्र हैं उनको भी ध्यान रहे कि भाई आपको किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना हो तो कुछ आधार स्तंभ जो जीवन मूल्य हैं वो आपको जरूर अपने साथ में रखने चाहिए। तो ये हर एक के साथ में जुड़ा है। सफल व्यक्ति अकारण सफल नहीं होता है, कुछ बेसिक रीजंस जरूर होते हैं। तो वो हमारी बातचीत का आधार रहता है सभी के साथ में। तो सर, शुरुआत यहीं से करेंगे। सबसे पहले सर आप हमें ये बताएं कि आप बेसिकली जो हैं कहाँ से हैं, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और आपने कैसे एजुकेशन ली, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं सर। मेरा मूलतः जो स्थान है, जन्म स्थल है, वो किंसरिया ग्राम है। किंसरिया परबसर विधानसभा क्षेत्र का और नागौर जिले का ग्राम है। अच्छा। जो परबसर से मात्र 5-7 किलोमीटर की दूरी पे है। मेरा जन्म स्थल यही है। और हमारे एजुकेशन का मामला था वो जयपुर रहा है। मेरे पिताजी 4 भाई थे, जो 3 भाई आर्मी में थे। एक मेरे चाचा जी थे, वहाँ एनसीसी में सर्विस करते थे जयपुर। उन्हें सरकारी आवास मिला हुआ था। हमारे सभी पिताजी के 4 भाइयों के बच्चों ने, हम करीब 12 भाई हैं, तो 12 भाई के 12 ने वहाँ से एजुकेशन वहाँ से जयपुर से ली हमने। अच्छा। पहली क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक हमने जयपुर से एजुकेशन ली। और बीच में गांव आते रहते थे छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टी, सर्दियों की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी, उसमें गांव में आना जाना रहता था। यहाँ भी हमारे जो भी दैनिक कार्य थे कि उस समय में पानी की समस्या रहती थी गांव में। जो पानी की हम मटकों के अंदर कुएं से पानी हाथों से खींच के घर की पूरी पानी की पूर्ति हम सब भाई मिलके करते थे। क्या बात है। और खेतीबाड़ी में भी, जब भी हमारे खेतीबाड़ी का होता था सीजन, तो छुट्टियों में आते थे, वहाँ खेतीबाड़ी में भी काम सहयोग करते थे। ये हमारे बचपन का समय, करीब बचपन से लेकर एजुकेशन ग्रेजुएशन तक का समय ये रहा। और पारिवारिक पृष्ठभूमि से पिताजी सब आर्मी में थे। हमारे एक अनुशासित परिवार था। बिल्कुल अनुशासित परिवार था। सभी भाई हम अनुशासित जीवन शैली से रहते थे। और उसमें हमें कहीं पे भी कोई गलती करने का मौका हमारे पिता देते नहीं थे। इतना उनका एक डर रहता था। बिल्कुल। तो उसकी वजह से हम अनुशासित जीवन जिया। और वहाँ पे जब स्कूल में कई बार चुनाव हुए, चुनाव में हमारे अनुशासन को और आपस में सहयोग को देखते हुए, जो हमारे छात्रों का सर्किल था उसमें उनका सहयोग करते थे। हमारी जो एक मूलतः स्वभाव था, उसकी वजह से वहाँ के साथियों ने कहा कि नहीं, आप चुनाव लड़ो। पहला चुनाव मैंने स्कूल का लड़ा नहीं, लड़ाया। और हमने छात्र संघ अध्यक्ष, स्कूल का पौधार स्कूल है जयपुर में। अच्छा। उसमें छात्र संघ अध्यक्ष एक मिस्टर राणा थे, उनको बनाया। और उन्होंने मुझे वहाँ होम सेक्रेटरी बनाया अपने, कि नहीं, आपने मुझे जिताया है तो आप ये बनो। तो शुरुआत मेरी राजनीति की वहीं से हुई थी। ठीक है। तो स्कूल के अंदर इसके बाद मैं स्कूल के बाद में कॉलेज, सुबोध कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। कॉलेज में भी वही मेलजोल था। तो वहाँ पर अगर जातिगत समीकरण देखा जाए तो वहाँ मूलतः व्यापारियों के, बनियों के लड़के ज़्यादा रहते थे। वो सुबोध कॉलेज एक जैन सोसाइटी है, वो चलाती है। अच्छा। सोसाइटी के द्वारा प्राइवेट कॉलेज है वो। उसमें कोई संख्या नहीं थी, राजपूत वोटर्स की संख्या नहीं थी, लेकिन सहयोग और प्रेम देख के मैंने वहाँ भी अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। 8 वोटों से मैं वहाँ पराजित हो गया था। अच्छा। मात्र 8 वोटों से। लेकिन ये रहा कि उसके हारने के बाद में पूरे कॉलेज का प्रेम मेरे साथ रहा, हारने के बाद में भी।
तो एक वाकया था कि एक छात्र संघ अध्यक्ष एक सुशील डालमिया बने थे उस समय। तो उद्घाटन पे प्रोफेसर केदार को बुलाया था। उसमें राजेंद्र राठौड़ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे और एक वहाँ के छात्र नेता सुरेंद्र राठौड़ और थे। सुरेंद्र राठौड़ के गुरु थे प्रोफेसर केदार, राजनीतिक गुरु थे उनके। तो हम लोग, मैं और एक हमारे एक दामोदर जी शर्मा थे, एक सुधीर जी माथुर थे, मित्र, 3 मित्र हम टेंट के बाहर खड़े थे। हमें उसमें राजनीतिक जानकारी थी नहीं, ज्यादा राजनीति की सोच भी नहीं थी, समझ भी नहीं थी उसमें। बाहर खड़े थे कि हम वो आएंगे तो अंदर जाएंगे। लेकिन ये हुआ कि हम बाहर जब तक खड़े रहे तब तक अंदर कोई छात्र गया नहीं टेंट में। अध्यक्ष को लगा कि ये शायद कोई विरोध कर रहे हैं। अच्छा। तो वो उन्होंने सुरेंद्र राठौड़, राजेंद्र राठौड़ को बुलाया। राजेंद्र सिंह जी हमारे सीनियर थे उस समय। और राजेंद्र जी राठौड़ से मेरे को राजनीतिक मैं आदर्श भी मानता हूँ। उन्होंने जो संघर्ष करके राजनीति में संघर्ष की जो राजनीति की उन्होंने, और निश्चय ही उनके एक आदर्श मानता हूँ। तो उस समय आए दोनों, राजेंद्र राठौड़, सुरेंद्र राठौड़, उनका कि विरोध नहीं करना अपने को, ये भी अपने हैं वो। मैं तो कोई विरोध भी नहीं कर रहा हूँ, हम तो भी रूटीन में खड़े हैं यहाँ पे, चर्चा कर रहे हैं। आए प्रोफेसर केदार, उसमें आए मंत्री थे, आए उसमें हम अंदर गए, प्रोफेसर केदार ने मेरा स्वागत किया, बैठे, जो रूटीन की बात है। तो ऐसा सा एक छात्रों का प्रेम रहा। उससे और थोड़ा आगे एक लगा कि मतलब सामाजिक जीवन से अपने कोई राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ना चाहिए। तो ऐसा करके उसके आगे मैंने फिर व्यापार में लग गए। मैंने मिठाई की एक दुकान खोली, उसको ठीक ढंग से चलाया, अच्छी चली भी, उसकी भी एक रेपुटेशन बनी। मैं राजपूत हूँ, राजपूत मिठाई की दुकान चलाना और वहाँ एक अच्छी रेपुटेशन बनाना, उसकी एक अच्छी रेपुटेशन बनी। और वहाँ जब पहली बार नगर निगम बना, नगर निगम के चुनाव हुए, तो लोगों ने कहा कि आपको खड़ा होना चाहिए। अच्छा। उस समय हमने पार्टी से टिकट मांगा, उसमें पार्टी से मैं सक्रिय नहीं था। पार्टी से टिकट मांगा, पार्टी ने मना कर दिया, तो वहाँ की जनता ने मेरे को निर्दलीय खड़ा किया। मैं 500 वोटों से, 25,000 का वो वार्ड था, उसमें 500 वोटों से रह गया। अच्छा। दोबारा चुनाव आए, दोबारा टिकट मांगा, तो मैं 500 वोटों से जीत गया। अच्छा। निर्दलीय। जीतने के बाद में मेरे संघ के वहाँ शाखा में मैं जाता था, संघ से जुड़ा रहा उस समय। जब मैं वहाँ, मेरे मकान के सामने ही पार्क था, उसमें शाखा लगती थी, उस शाखा में मेरा आना जाना भी था, संघ की शाखा में। उसके बाद मैं बीजेपी पार्टी से जुड़ा, वहाँ हमारे संगठन महामंत्री उसमें आदरणीय ओम प्रकाश जी माथुर साहब थे, उनसे मेरा जुड़ा हुआ। और मेरे राजनीति में गुरु कहा जाए तो मेरे ओम प्रकाश जी माथुर राजनीतिक गुरु भी हैं। उनसे काफ़ी कुछ मेरे सीखने में मिला और राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के हिसाब से उन्होंने मेरी मदद भी करी। और ऐसा करके आगे जाके फिर परबसर सामान्य सीट हुई। परबसर सामान्य सीट होने के बाद में यहाँ पे टिकट मिल गया, पार्टी ने टिकट दे दिया। उसके बीच में किसान मोर्चे का भी काम किया, पार्टी में किसान मोर्चे में काम किया। अच्छा। टिकट मिली, टिकट के बाद में यहाँ की जनता मेरे को प्यार और जनता का आशीर्वाद रहा, जिससे कि आगे विधायक आपके सामने। चलिए, तो ये यहाँ तो आपकी यात्रा पहुँच गई कि जब आप फर्स्ट टाइम परबसर की जनता से रूबरू हुए और आप यहाँ पे इलेक्ट होके ही आए, यानी पहला जो इंट्रोडक्शन था उसमें यहाँ की जनता ने आपको अपना आशीर्वाद दिया, अपना स्नेह दिया कि हाँ साहब आपकी जो है वो हमें मंजूर है, आपकी लीडरशिप। तो सर पहली बार जब आप जीते थे तब बीजेपी की गवर्नमेंट आई नहीं थी, तो वो 5 साल का अनुभव कैसा रहा? अच्छा अनुभव रहा। मैंने उस समय पूरा मेरे बजट की मॉनिटरिंग, वहाँ की कार्यकर्ताओं को पूछ के उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया। जितना बजट था हर पंचायत में बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया। वहाँ के कार्यकर्ताओं को पूछा, वहाँ चाहे सरपंच कांग्रेस का था या बीजेपी का था, उसको मैंने नहीं देखा। कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी, कार्यकर्ताओं ने जिस काम के लिए कहा वो उस पंचायत में मैंने बजट दे दिया और उसमें काम करवाया। अच्छा। और दुख सुख में कार्यकर्ताओं से हमेशा मिलना रहा, जो भी उनकी परेशानी थी उनको यहाँ की प्रशासनिक मशीनरी से ठीक करवाने का काम किया उस समय। यानी कि अपने पास में उतना उस वक्त में अथॉरिटी नहीं था, पर जो भी था उसको अपने बेहतर तरीके से यूज करके और जनता से अपना कनेक्शन बनाए रखा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सेकंड टाइम में ऐसा हुआ कि भाई आप भी जीते और पार्टी भी जीती, सत्ता भी थी आपकी,
तो उस वक्त में फिर अनुभव कितना अलग रहा, किस प्रकार आपने अलग तरीके से काम किया, क्या आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले कि भाई हाँ अब मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से देखिए मैं अब उसके लिए बताना चाहूँगा, सरकार थी और सरकार में हमें अच्छा मौका दिया, सरकार ने अच्छे विकास कार्य करवाए, जनता के बीच में हमने मैक्सिमम कार्य करवाए, ऐतिहासिक कार्य करवाए। पिछले 5 साल जब सरकार थी, आप देख लें कि ऐसा कार्यकाल कभी पिछले जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर वो 5 साल थे यहाँ की प्रोफेसर के लिए स्वर्णिम कार्यकाल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी टूटी सड़कें थी उन सबको ठीक करा दिया, सबको पेज रिपेयर नहीं कराया हमने। मतलब वसुंधरा जी का ये थी कि पेज रिपेयर का कंसेप्ट बंद कर दिया, सबको सड़कों को सारा रिन्यूअल कराओ। हम सब सड़कों का पेवर सड़कें उनको वापस रिन्यूअल करवाया, उनको ठीक करवा दी, पेज रिपेयर छोड़ के डामरीकरण करा के बिल्कुल नई सड़कें कर दी। उसके अलावा हमने हर गांव में एक गौरव पथ बनवाया, गौरव पथ में सीमेंटेड 1 किलोमीटर हर गांव के अंदर करवाया। तो ये ऐसा था सड़कों में। विधानसभा की नई सड़कें बना दी और 2 सड़कें हमने उसको डबल बनाई मेगा हाईवे स्टाइल में, पीपला से लेकर बस्सी तक की और एक पी से लेकर हरनावा तक की, जो वहाँ की उस क्षेत्र के लिए एक रीढ़ की हड्डी है और उन क्षेत्र के विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण सड़कें दोनों बन गई। अदरवाइज वो क्षेत्र उधर पिछड़े हुए क्षेत्र थे, अलग से थे, वहाँ जाने में 1 घंटा लगता था, वहाँ 15-20 मिनट में पहुँच जाते हैं। ऐसी सड़कें, पेवर सड़कें बनवाई। तो वो बहुत विधानसभा में हर क्षेत्र में एक मेगा हाईवे टाइप सड़क बन गई आज। ऐसा प्रतीत होता है सर कि उस वक्त में आप जिसको बोलते हैं ना कि पर डे वर्किंग स्टाइल से आपका काम हो रहा था। पर्वत सर की जनता ने भी देखा कि डेली जैसे वो जनता की जन सुनवाई का भी काम होता था, वो भी फिक्स टाइम पे होता था, और भी अदर वो जो एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन एक अंतर जो समझ में आया कि जो गवर्नमेंट चलाने के सिस्टम्स हैं वो सिस्टम्स ऐसा हो गए कि भाई आप आगे से एक तरीके से कोई एक योजना को आपको इम्प्लीमेंट करवाना है अपने एग्जीक्यूटिव्स के थ्रू, तो एक व्यक्ति जो अपने आप के अंदर में नेतृत्व क्षमता रखता है वो कहीं ना कहीं हाइड हुई। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। हमने उस क्षेत्र के लोगों को पूछ के काम किया सारा। हमारे यहाँ पर मैं किन्सरिया के अंदर रोज की सुनवाई करता था जब मैं यहाँ रहता रहूँ, तो यहाँ पे रोज की सुबह 6 बजे से लेकर रात का 12-1 बजे तक कोई भी कार्यकर्ता है उसके लिए सुनवाई करके उस काम को करता था मैं। तो सर फिर ये क्या उस समय ये था कि उस गांव का सरपंच आ गया, उसका प्रमुख कार्यकर्ता आ गया, तो उनका काम किया है, उनके कहने से किया काम। तो सर ये चीज़ कहीं ना कहीं या तो जिसको बोलते हैं कि अंडर प्रमोटेड रह गई, इसका इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ, और जो प्रचार प्रसार था वो गवर्नमेंट की उन योजनाओं का ज़्यादा हो गया जो कि ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल तक एक तरह से एक साथ चलती थी। क्या आपको लगता है ऐसा हुआ? नहीं, व्यक्तिगत और कुछ लोकल ऐसे समीकरण हो गए, वो जनता में कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनमें एक भ्रम पैदा कर दिया कांग्रेस ने और माहौल ने। अदरवाइज मेरे खिलाफ जनता नहीं रही, कोई भी समाज का लोग मेरे खिलाफ नहीं थे, क्योंकि मैंने सेवा किए रही और उनका सम्मान के साथ में सेवा करी थी। विकास भी मैंने जनता के सम्मान करते हुए करवाया था, ऐसा नहीं किया था। देखिए सर, मान सिंह जी टाइप ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो काफ़ी अब लोग जो हैं वो मिस भी करते हैं, पॉपुलर भी है। ये एक तरीके से वही हायरार्की में अगर आप देखें तो अटल बिहारी जी जो थे वो ये माने जाते थे कि साहब पक्ष में और विपक्ष में दोनों में समान रूप से पॉपुलर थे। और आपके बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि चाहे आपकी पार्टी से संबंधित लोग हों, चाहे प्रमुख विपक्षी दल से भी संबंधित हों, निजी रूप से वो भी आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं पीछे भी कि मान सिंह जी जो है एज ए व्यक्तित्व जो है वो बहुत अलग हैं, और जो इस तरह के व्यक्तित्व राजनीति में रहने चाहिए। ये नागौर में नहीं बल्कि राजस्थान में भी कुछ गिने चुने ही बचे हैं जो इस प्रकार की पॉलिटिक्स करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये आप कैसे मेंटेन कर पाए? ये देखिए, मैंने व्यवहारिक जीवन और राजनीतिक क्षेत्र दोनों को साथ एक सामंजस्य करते हुए मैंने कार्य किया है। व्यवहारिक जीवन में किसी भी, चाहे जाति का हो, कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कोई भी हो,
जिसकी समस्या है, वो प्रत्येक विधायक की जिम्मेदारी बनती है कि उसमें पक्षपात नहीं करें। अगर कोई पीड़ित है, अगर चाहे वो कांग्रेस पार्टी का भी हो, दुखी या पीड़ित है, उसका मैंने सम्मान किया, उसका काम किया। वो एक विधायक का नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो जीतने के बाद में सबका विधायक है, वो एक पार्टी के कार्यकर्ता तो हैं, लेकिन उसके अलावा जो जनता जो है, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, उसके लिए वो भी उसकी क्षेत्र की जनता के रूप में आता है। सही बात है। उसका भी मैंने सम्मान करते हुए काम किया है, जो काम होने वाला है वो मैंने काम किया है उसका, उसी वजह से कि और सम्मान किया है। सबसे बड़ी बात, क्षेत्र की जनता, चाहे कांग्रेस का है, चाहे बीजेपी का है, चाहे किसी भी जाति का है, उसका सम्मान काम होना भी सेकेंडरी है। सही बात है। लेकिन कम से कम मेरे हाथ में एक सम्मान, किसी व्यक्ति का सम्मान करना तो है ही ना। सही बात। मैंने उसका सम्मान करते हुए काम किया है, इसी वजह से वो लोग कुछ मेरे प्रति भावना रखते हैं। अच्छा, एक तो कोई व्यक्ति एस्टेब्लिश्ड है जैसे आप हो, अभी आप राजनीति का एक स्थापित चेहरा हो, तो आपके लिए ये चीज़ मेंटेन करना आसान है, या कि कोई नया आता है वो भी इस चीज़ को फॉलो कर सकता है, जो राजनीति में नया हो, नवयुवक अभी राजनीति में खूब हैं, जैसे प्रयास कर रहे हैं अपनी जगह बनाने के लिए, तो उनके लिए क्या ये इतना ही आसान होगा जितना आपके लिए आसान रहा? नहीं, मेरे लिए आसान कहाँ रहा। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने जीवन में खूब संघर्ष किया है और सेवा करी है। आजकल क्या तत्काल चाहते हैं, तत्काल के साल 2 साल हुए राजनीतिक क्षेत्र में, और आखिर के सब कुछ पाना चाहते हैं, वो नहीं होगा। 20-30 साल आपको संगठन से जुड़ना पड़ेगा। मैंने पार्षद बनने के बाद में बाकायदा मकराना से टिकट मंगा, नहीं मिला तो मैंने वहाँ काम किया पार्टी का, कोई विरोध नहीं किया। मेरे वहाँ एक रैली कराई, उसमें कुछ जो खर्चा हुआ उसके लिए मकराना कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम इनको भंवरलाल जी राजपूत को टिकट मिल रही है, आपको हम दिलवा देते हैं। नहीं, जो मेरा काम था मैंने काम किया, उसमें ठीक है। मेरे कार्यकर्ताओं में मेरे साथियों ने जो भी मिलके एक खर्चा किया है, साथ दिया है, उसको मैं दिलवाना नहीं, वो मैं ठीक है, भंवरलाल जी के हम कार्यकर्ता हैं। सही बात है। तो वो पार्टी से जुड़ने के बाद मैंने आज तक कोई पार्टी के खिलाफ कोई गतिविधि को नहीं होने दी है, कोशिश ये करी है, और मैंने पूरी अनुशासित रूप से पार्टी का कार्य किया जब से जुड़ने के बाद। अच्छा सर, एक आप जब एमएलए थे और पार्टी भी सत्ता में थी, उस वक्त में भी नगर पालिका में और अपने पंचायत समिति में दोनों जगह बीजेपी जो है अपना बोर्ड नहीं बना पाई, तो कहीं ना कहीं एक रूमर ऐसा भी चलता है कि भाई कोई व्यक्ति जब स्थापित हो जाता है अपने क्षेत्र में, तो वो नहीं चाहता है कि उसके पैरेलल कोई दूसरा व्यक्ति बराबर में आके खड़ा हो और कल को उसको चुनौती देने की स्थिति में आ जाए। तो उसे रोकने के लिए कई बार ये कहा जाता है कि वो खुद ही नहीं चाहते कि ऐसा बोर्ड बनता। तो ये आपके लिए भी कुछ लोग अगर कहते हैं, इसके लिए आप क्या स्पष्टीकरण देंगे? देखिए, इनका सारा आप परिणाम देख लें। मतलब उम्मीदवार है, उम्मीदवार का जीतना तो उसके हाथ में ज्यादा रहता है, पार्टी का तो एक सहयोग रहता है, एक बैनर रहता है, ठीक है। बाकी तो उम्मीदवार की भी खुद की भी छवि रहती है, उसको जीतना हराना किसी के हाथ में नहीं है। कोई भी व्यक्ति चाहे तो मेरे को जीतना हराना कोई बात है तो वो नहीं हो सकता वो। तो उसी हिसाब से जो आज तक की पंचायत समिति की बात करें तो आज तक के सिंबल के ऊपर 10-10 सीटें कभी नहीं आई। हाँ, जो मेरे 2 कार्यकाल में 10-10 सीटें आई, इससे पहले का इतिहास आप ले लो, कभी 10-10 सीटें नहीं आई। सही तो बात वो मेरी एक हमारी पार्टी का कार्यकर्ताओं का मिला जुला प्रयास ही था कि 10-10 सीटें आई। तो उसमें ठीक है, अब 10-10 सीटें, पूरा बहुमत तो हमारे पास था नहीं। अब 10-10 सीटें में पिछली बार 10 सीटें तो 10 की 10 हमारे आगे, 11 उन कांग्रेस के आगे, हमारा प्रधान नहीं बना, कांग्रेस के पास 11 थी। ये पिछले से पिछला कार्यकाल, हाँ, जिसमें हमने एक वोट तोड़ के उपप्रधान अजीत सिंह जी को बनाया ना। तो अगर हम हमारे तो उपप्रधान अजीत सिंह जी को बनाया। हाँ, नहीं, प्रधान तो थे ही वो। चलिए आपका ये जो तर्क है वो नगर पालिका में भी चलो ठीक सा, वहाँ 10-10 थे, अच्छी बात ये थी कि कोई टूटा नहीं और लॉटरी से फैसला हुआ। वो एक अच्छी चीज थी कि लॉटरी से फैसला हुआ। इस बार जो प्रधान के चुनाव हुए उसमें 10-10 थे, अगर उसमें भी लॉटरी से आप हारते तो वो ज्यादा बेहतर नहीं रहता? नहीं, लेकिन एक वोट अलग था ना, इसमें लॉटरी हो ही नहीं सकती थी। अच्छा, लॉटरी इसमें आरएलपी का 21 सीट 21 है, एक आरएलपी के थे, वो 10-10 पर जो फैसला हुआ वो फैसले में हमारी एक वोट कम हो गया, 9 आए हमारे। हाँ,
मैं वही कहना चाह रहा हूँ। 10 की जगह 9 वोट आए। अब देखिए ये किसी न किसी कार्यकर्ता ने गलती करी है, उसने पार्टी के साथ विश्वासघात किया। निश्चय आने वाले समय में उसका मालूम चल जाएगा, मालूम चलेगा, उसके पास पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो सर ये तो रहा कि भाई राजनीतिक जो आपकी अब तक की जीवन यात्रा रही है, जिस तरीके से आपने काम किया है, और अब मैं ये जानना चाहूँगा सर कि भविष्य में जो अगला समय, एक तो 3 साल का अभी मेन चुनाव आने से पहले, और निकट में अभी नगर पालिका के चुनाव भी आ रहे हैं, इसके लिए क्या तैयारी है, क्या योजनाएं हैं? देखिए नगर पालिका में आप देखें तो हमारी परबत सर की भाजपा की टीम काफ़ी मजबूत टीम है। वो सब लोग वहाँ पे जनता की सेवा करते हैं। वार्ड में ले लें, चाहे उनके दुख सुख में ले लें, कहीं पे मिलेंगे आपको, आप खुद देखेंगे, आप भी प्रभु सर से हैं, और आप देखेंगे भाजपा कार्यकर्ता हमेशा वहाँ ज़्यादा मिलता है, किसी भी दुख सुख में, तकलीफ में या कोई परेशानी में, आंदोलन में, वहाँ पे भाजपा कार्यकर्ता मिलेंगे। तो ये वहाँ पे हमने सेवा की है, प्रभु सर में विकास करवाया। आज भी, आज 17 दिसंबर है, 17 दिसंबर तक का भी आज नगर पालिका रिकॉर्ड ले लें, बजट हमारा ही काम दे रहा है, जो हमारा पैसा लाया हुआ वही काम में ले रहे हैं अभी तक। अच्छा, इनका बजट तो जो रूटीन का सालाना बजट आता वही है। एक्स्ट्रा हमने 5 करोड़ रुपए में चुनाव से 1 साल पहले 5 करोड़ रुपए 1.5 साल पहले सैंक्शन करवाए थे। वही पैसा अभी तक काम में आ रहा है। तो काम तो बीजेपी ने, पानी से आज प्रबल से शहर का पी रहे हैं, मैं लेके आया था पानी। हमारी पानी की समस्या परबसर की जनता को इतनी तकलीफ होती अगर हम पानी नहीं लाते तो। हुल्डानी से पानी आता है ट्यूबवेलों के मार्फत, उस समय ट्यूबवेल सूख गए थे पूरे। अच्छा, तो हमने वसुंधरा जी से बात करी, वसुंधरा जी ने कलेक्टर साहब को और सबको कहेगा कि जो शहर कस्बे हैं इनमें कैसे भी हो इनको कैसे भी हो जल्दी से जल्दी पानी पहुंचाओ। और वो सूखने के जो ये मान लो कि 10-5 दिन पहले बिल्कुल कंप्लीट ब्लॉक होने से 5 दिन पहले हमने शहर में पानी की सुचारू चालू कर दी। बहुत बढ़िया था। अदरवाइज आज परबसर की जनता तराई तराई हो जाती है, पानी नहीं मिलता, टैंकरों से कितना मंगाते। वो पानी से एक जुड़ावा भी एक सुनने में आया है कि अब डार्क जोन में भी खुदाई हो पाएगी, ये कांग्रेस सरकार ने एक निर्णय दिया है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये देखिए डार्क जोन में जहाँ नेसेसरी है वहाँ होना चाहिए। एग्रीकल्चर पे तो अभी फिलहाल अगर पानी का स्तर सुधर गया तो करना चाहिए, अदरवाइज एग्रीकल्चर नहीं करके अभी एक बार पीने के पानी पे जरूर होने चाहिए, वो भी सरकारी लेवल पे हो, प्राइवेट लेवल पे नहीं होना चाहिए। डार्क जोन में प्राइवेट लेवल पे कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, सरकारी लेवल पे जरूर होना चाहिए। अगर वहाँ सुधार हो गया कि पानी का कोई स्तर सुधरा है या वहाँ सरकार निर्णय लेती है तो ठीक है। अच्छा सर, कोविड का जैसा असर देखने में आया पिछले साल भर में, काफ़ी काम धंधे ठप पड़ गए हैं और युवा बेरोजगारी से पहले जूझ रहा था, अभी कईयों के स्वरोजगार भी छिन गए। तो आप युवकों को, नवयुवकों को जो भी अभी संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगे कि भाई आप किस तरीके से जीवन में डटे रहो, लगे रहो, आगे बढ़ो? तो क्या आप उनको एक... देखिए मैं युवाओं से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर हम, कृषि प्रधान हमारा देश है, कृषि और पशुपालन का बढ़ावा दें तो उनको बेरोजगारी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कृषि और पशुपालन से आपकी मूलभूत आवश्यकताएं बिल्कुल पूरी हो सकती है। इस ओर युवक अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो हमारे पहले पूर्वज थे, सुबह 5-6 बजे उठना, गाय का, भैंस का, जो भी पशु थे उनका दूध निकालना, उसके बाद में अपने व्यापार का या नौकरी का है वो सब काम करना, टाइम मिलने पर खेती बाड़ी का भी काम करना। अगर अपने जीवन में टाइम मैनेजमेंट रख ले, अच्छा, क्योंकि समय से बड़ा पैसा पूंजी कोई नहीं है, अगर समय की पूंजी को सही मैनेजमेंट कर लें तो बेरोजगारी की जरूरत ही नहीं है। ऐसे बेरोजगारी का मतलब ही नहीं है। हमारे मोदी जी ने तो एक एग्जाम्पल दिया था कि पकोड़े, एक व्यापार पकोड़े तो किया जा सकता है। मैं तो कहता हूँ पशुपालन और कृषि, आज भी हम बारिश के पानी से भी, जहाँ इजराइल में बरसात का पानी जमे भूजल है ही नहीं, बारिश के पानी से उन्होंने कृषि कर दी। तो कहीं हमारे या तो पानी भी थोड़ा बहुत और बारिश के पानी से भी हम लोग कर सकते हैं, उस ओर ध्यान दें तो जरूरत ही नहीं कि किसी को वो करने के, आपके दैनिक जीवन तो उससे पूर्ति हो जाएगी। बिल्कुल, क्या बात है साहब। तो सर आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और आपके विचार काफ़ी प्रेरणादायी हैं।
आशा है हमारे दर्शकों को ये बातचीत पसंद आई होगी। तो सर फिर कभी निकट भविष्य में हम आपसे और समय चाहेंगे, और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप लोगों के इस सामाजिक जीवन में हम सब मिलके राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र भावना के साथ में कार्य करें तो निश्चय हमारे देश के प्रति हमारी जो निष्ठा है सही प्रामाणिक रूप से तभी तय हो पाएगी। अन्यथा आजकल जो राष्ट्र के प्रति राष्ट्र भावना में कमी आ रही है, युवाओं में ले लें या ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, इस टुकड़े टुकड़े गैंग से दूरी बनाएं। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो राष्ट्र भावना के साथ में जो राष्ट्रीय मुद्दे उलझे हुए थे कई सालों से, उनको सुलझाएं। तो उस निष्ठा से हम मोदी जी के प्रति समर्पण भावना से इस देश को देखें तो ही इस देश का सही मायने में विकास हो पाएगा। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर।